हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जानेंगे कि क्रॉप कल्टीवेशन के कौन कौन से महत्वपूर्ण ऐसे तथ्य होते हैं, फैक्ट्स होते हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले देखिए कि क्रॉप कल्टीवेशन हमें करना है तो कौन कौन सी बातें जो है ज़रूरी है। तो अभी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के बारे में नहीं जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि टैगिंग टैगिंग कैसे करते हैं। तो टैगिंग देखिए दो तरीके से होती है। पहला कि जो भी प्लांट आपने ग्रो किया है तो प्लांट में आप टैगिंग कर सकते हैं अगर उसमें कोई ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अभी जो है एमएससी एजी में क्या होता है, रिसर्च होता है, पीएचडी में रिसर्च होता है। तो वहाँ पे टैगिंग अलग तरीके से की जाती है। वहाँ पे आपने कौन सा ट्रीटमेंट यूज किया है, जैसे फर्टिलाइजर या हेर्बिसाइड, तो उस तरीके से वहाँ पे जो है टैगिंग करते हैं, प्लॉट का नंबरिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बीएससी एजी के लिए है। तो बीएससी एजी में केवल व्यवहारिक रूप से बताया जाता है कि कल्टीवेशन क्या होता है और उनकी कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो एक जो है नॉर्मल जो है जानकारी दी जाती है क्रॉप कल्टीवेशन के बारे में, हालांकि प्रैक्टिकली होता है। तो लगभग जो है सभी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टैगिंग क्या है। देखिए टैगिंग जो है आप प्लॉट में, अगर किसी प्लॉट में या किसी फील्ड में जो है आप कोई क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो वहाँ पे आप टैगिंग के रूप में एक बोर्ड लगा सकते हैं। तो बोर्ड अगर लगाएंगे तो बोर्ड में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इसके बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले आप उस बोर्ड पे जो है कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आप लिखेंगे कि किस ईयर में आप हैं या कौन सा कोर्स आप जो पढ़ रहे हैं। अगर बीएससी एजी है तो बीएससी एजी लिखिए। इसके बाद सेमेस्टर है, कौन सा सेमेस्टर है उसके बारे में लिखिए। तो बीएससी एजी लिखने के लिए देखिए बीएससी एजी आप लोगों ने मैंने देखा है कि बहुत लोगों ने जो है ठीक से लिखा नहीं है। तो बीएससी एजी लिखने के लिए जो है प्रॉपर तरीके से लिखना होगा। जैसे कैपिटल बी है, डॉट, कैपिटल एस, फिर स्मॉल सी, डॉट, फिर कैपिटल ए, स्मॉल जी, फिर डॉट। तो ये पूरी तरीके से ऐसे होना चाहिए, ठीक ना, प्रॉपर तरीके से ऐसे लिखना है। इसके बाद किस सेमेस्टर में है आगे लिख सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर, ऐसे करके आप जो है लिख सकते हैं। इसके बाद क्रॉप नेम क्या है, क्रॉप नेम आप बताएंगे। जैसे क्रॉप नेम के बाद जो है कौन सा, जैसे अगर मान लीजिए वीट है तो वीट तो लिख ले रहे हैं, लेकिन जो बॉटेनिकल नेम होता है उस बॉटेनिकल नेम को वो जो प्रॉपर तरीके से लिख नहीं रहे हैं। प्रॉपर तरीके से लिखने के लिए क्या ध्यान देने वाली बात है कि ये देखिए बॉटेनिकल नेम है तो टिटकम एस्टिवम है, टिटकम एस्टिवम। टिटकम क्या है, एस्टिवम क्या है। टिटकम जो है जीनस है, ठीक ना, जीनस है। और एस्टिवम क्या है, उसका स्पीसीज है, उसकी स्पीसीज है। तो टिटकम लिखना है तो सबसे पहले जो है टी जो है कैपिटल रहेगा, इसके बाद बाकी जो लेटर्स रहेंगे वो स्मॉल में रहेंगे। टिटकम और एस्टिवम में भी जो है सभी स्मॉल में रहेंगे। और ये ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम बॉटेनिकल नेम लिखते हैं, चाहे कॉपी में लिखिए या एग्जाम में लिखिए या फिर जो है आप जो टैगिंग के रूप में किसी बोर्ड पे लिखिए, तो टिटकम या एस्टिवम लिखना है तो ये जो इटैलिक में रहेगा, ठीक ना, इटैलिक फॉन्ट में रहेगा। यानी कि थोड़ा सा जो है इटैलिक जो होता है वो थोड़ा सा तिरछा होता है, ठीक है। इसके बाद टिटकम एस्टिवम लिखने के बाद सबसे पहले किसने जो है इसका नाम जो है दिया था, तो उन्होंने जो है कैरोलस लिनियस थे, जिन्होंने जो है टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी उनको बोला जाता है। उन्होंने वर्गीकरण किया था, अलग नामकरण किया था सभी जितने भी क्रॉप्स हैं उन सभी का, ऑलमोस्ट सबका किए थे। कुछ अलग भी साइंटिस्ट हैं, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि किसने किया था। तो अगर लिनियस ने किया होगा तो यहाँ पे जो है लास्ट में एल कैपिटल में लिख के डॉट लगा देंगे, ठीक है। ये पूरा क्रॉप नेम हो जाएगा। इसके बाद वैरायटी कौन सा आप यूज कर रहे हैं उसके बारे में वैरायटी का नाम लिखिए। इसके बाद वैरायटी का क्या नेचर है, उस नेचर को लिखने के लिए ब्रैकेट में आप उसका, जैसे कि कितने शॉर्ट ड्यूरेशन की है, कि मीडियम ड्यूरेशन की है या लॉन्ग ड्यूरेशन की है, ठीक है, जल्दी होने वाली है या मध्यम किस्म है, उसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इसके बाद स्पेसिंग लिखेंगे। स्पेसिंग में जो है आप लोग रो टू रो और प्लांट टू प्लांट लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखना है। बस सिंपली क्या करना है कि स्पेसिंग में रो
रो लिखना है, इसके बाद प्लांट टू प्लांट का। तो जैसे 22.5 ये जो हमारा रो का है, ठीक है, रो टू रो का डिस्टेंस है। इसके बाद प्लांट टू प्लांट का डिस्टेंस ये है 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह आप लिखेंगे 22.5 इंटू 10 सेंटीमीटर। और ये जो स्पेसिंग का है, इरिगेटेड कंडीशन की, अगर आपकी जो क्रॉप है, क्रॉप आप कल्टीवेशन कर रहे हैं, वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी है, तो इरिगेटेड कंडीशन में करना है तो ये है इसकी साइज, स्पेसिंग इसका है। और अगर रेनफेड कंडीशन में वर्षा के आधार पे करना है तो उसको जो है 30 इंटू 5 सेंटीमीटर रखेंगे। ठीक है, स्पेसिंग में कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जो स्पेसिंग है वही यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसमें ये नहीं लिखना कि रो टू रो डिस्टेंस कितना है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, ऐसा नहीं लिखना, डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एकदम शॉर्ट में ऐसे लिखना। इसके बाद क्रोमोसोम नंबर क्या है, तो क्रोमोसोम नंबर लिख सकते हैं, जैसे 2n, ये 42 है वीट का, तो ये क्या है 42, जो एस्टिवम है, टिटकम एस्टिवम है, ये हेक्साप्लाइड होता है, इसलिए 6x होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप जो है क्रॉप का 2n करके जितना क्रोमोसोम नंबर रहेगा वो लिख सकते हैं। इसके बाद आप कब सोइंग कर रहे हैं उसका भी इंफॉर्मेशन उस बोर्ड पे रहना चाहिए, तो डेट ऑफ सोइंग भी जरूरी है, डेट ऑफ सोइंग लिखेंगे। इसके बाद देखिए एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात की, ओरिजिन उसका कहाँ है उसको भी आप उस बोर्ड पे लिख सकते हैं, ठीक है, लिखेंगे तो सही है, नहीं तो आप याद रखेंगे तब भी अच्छा है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेम एंड गाइडेड नेम, तो कितने स्टूडेंट हैं उस प्लॉट में वर्क कर रहे हैं उनका रोल नंबर लिखिए या फिर नेम लिखिए, जिस हिसाब से आपके बोर्ड का साइज है उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। बाकी आपके गाइड का क्या नाम है वो भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो है टैगिंग में इतनी सारी चीज़ें ध्यान में दी जाती है। इसके बाद क्रॉप कल्टीवेशन के बारे में जानेंगे। क्रॉप कल्टीवेशन में जो है कल्टीवेशन की कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं इसको जो हम जानेंगे। तो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले आप जो है अगर लिख रहे हैं एग्जाम में तो इंट्रोडक्शन दिया जाता है, कौन सी क्रॉप है उसका एक पूरा डिटेल्स लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे वैरायटी क्या है, ओरिजिन क्या है, इसके बाद क्रोमोसोम नंबर क्या है, क्रॉप नेम क्या है, ये क्लासिफिकेशन में आ जाता है। बाकी इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, एरिया डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है सॉइल के बारे में अगर लिखेंगे तो सॉइल में जो है उस क्रॉप के लिए कौन सा सुटेबल इन्वायरमेंट है, जैसे पीएच क्या है उसका, क्योंकि पीएच ही हमें बताता है कि वहाँ पे जो है क्या कंसंट्रेशन है, वहाँ पे वो एसिडिक है या फिर सलाइन सॉइल है, ये हमें पीएच से पता चलता है। तो पीएच उसका जो है सही होना चाहिए। अब जैसे वीट के केस में क्या है कि 6 से लेके 7 तक 7 साढ़े 7 तक जो है अगर पीएच है तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। मोस्टली जितने भी क्रॉप्स हैं सबके लिए जो है 6 to 7.5 जो पीएच है वो रेंज अच्छी होती है। तो पीएच क्या है, इसके बाद ईसी क्या है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है उस सॉइल की, यानी कि वो कितना जो है सॉइल वाटर को ऑब्जर्व करती है या होल्ड करके रख सकती है, क्योंकि जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो जितना मॉइस्चर लिए रहते हैं वही जो है हमारा प्लांट लेता है। तो ऐसी सॉइल अच्छी होती है जो जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो, ज़्यादा हो। इसके बाद उस फील्ड में जो है अवेलेबल एनपीके क्या है इसकी भी जानकारी ली जाती है, सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या है, ये सारी जानकारी हम सॉइल में देते हैं, और सॉइल का टाइप क्या है ये भी उसमें मेंशन करते हैं। इसके बाद सॉइल की जानकारी के बाद जो हम लिख सकते हैं कि फील्ड प्रिपरेशन हमें कैसे करना है। तो फील्ड प्रिपरेशन में आप लिखेंगे कि प्लोइंग कब करनी है, ठीक है ना, प्लोइंग यानी कि टिलेज। तो प्लोइंग कब करनी है, जैसे कि अगर नॉर्मली वीट के लिए अगर देखा जाए तो वीट के लिए जो है 2 बार, एक बार डीप प्लोइंग कीजिए, इसके बाद फिर जो है हैरोइंग कर दीजिए 2 बार, तो प्रॉपर जो है फील्ड प्रिपरेशन हो जाता है। और सभी जो है हैरोइंग के बाद जो है प्लांटिंग कर देंगे तो मिट्टी जो है सही हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है। तो गुड टिल्थ यानी कि जब टिलेज हम करते हैं तो क्या होता है कि टिल्थ उसकी अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो गुड टिल्थ होना चाहिए। तो फील्ड प्रिपरेशन में हम ये सारी चीज़ें करते हैं, क्यारी वगैरह कैसे बनाना है इसको हम देखते हैं। इसके बाद फिर थर्ड पे आता है सोइंग एंड इसके मेथड्स। तो सोइंग कैसे हमें करना है, मेथड्स हमें कौन कौन अप्लाई करना है उसके बारे में जानेंगे। लाइन सोइंग करना है कि ब्रॉडकास्टिंग करना है, ठीक है। तो सोइंग एंड मेथड्स लिखेंगे।
इसके बाद जब सोइंग आप कर देते हैं, जर्मिनेशन होता है, इमरजेंस होता है, इसके बाद लगभग जो है 10 से 20 दिन के अंदर जो हमें थिनिंग करना होता है। थिनिंग करेंगे यानी कि प्लांट पॉपुलेशन सही होना चाहिए। सही प्लांट पॉपुलेशन रहेगा, ऑप्टिमम रहेगा, तो क्या होगा कि हमारे यील्ड पे जो है ये प्रभाव डालता है। तो प्लांट पॉपुलेशन अगर सही रहेगा तो उसको अच्छी तरह जो है अच्छी तरह उसको एयर मिलेगा, यानी कि हवा मिलेगा, क्योंकि हवा से CO2 मिलेगा उसको। इसके बाद स्पेस अच्छा रहेगा तो उसको सनलाइट भी अच्छी मिलेगी। सनलाइट से जो है फोटोसिंथेसिस वो करेगा प्रॉपर तरीके से, न्यूट्रिएंट भी ठीक से उसको मिल सकता है। इसके बाद जो है वाटर भी उसको प्रॉपर तरीके से मिलेगा। इसलिए प्लांट पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए हमें थिनिंग करते हैं। अगर प्लांट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया है तो थिनिंग करेंगे। थिनिंग यानी कि हम कुछ जो है ऐसे पौधे को हम वहाँ से हटा देंगे जो डैमेज्ड हों या फिर वीक हों। इसके बाद अगर प्लांट पॉपुलेशन वहाँ बहुत कम हो गया है तो क्या करेंगे कि वहाँ पे हम जो नए पौधे को लगा सकते हैं, उसको हम गैप फिलिंग बोलेंगे। इसके बाद गैप फिलिंग और थिनिंग करने के बाद जो है वीड कंट्रोल करेंगे। मोस्टली जो है अधिकतर ऐसे क्रॉप्स होती हैं जो अगर 120 से 130 दिन की क्रॉप है या 100 दिन की क्रॉप है तो सोइंग से लेके 1 महीने के अंदर तक जो है वीड कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, वीड का पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। इसलिए जो है जब भी वीडिंग करना है, वीड कंट्रोल करना है तो सोइंग के 15 दिन पे आप वीडिंग कर सकते हैं, हाथ से या मैनुअली कर सकते हैं, या फिर जो है मैकेनिकल कर सकते हैं, या फिर आप हर्बिसाइड को भी यूज कर सकते हैं। तो 15 डेज आप सोइंग, या फिर आप 1 महीने पे भी कर सकते हैं, 30 डेज पे करेंगे। अगर हमें 2 वीडिंग करना है, हैंड वीडिंग करना है, तो 15 डेज पे और 30 डेज पे करेंगे तो हो जाएगा। इसका ध्यान हमें रखना पड़ता है अगर क्रॉप कल्टीवेशन ठीक से करना है तो वीड कंट्रोल हो गया। वीड कंट्रोल के बाद जो है अब इरिगेशन। देखिए गैप फिलिंग और थिनिंग के बाद हमें इरिगेशन देना होता है, या वीडिंग आपने कर लिया उसके बाद इरिगेशन देना होता है। इरिगेशन कितना देना चाहिए, कब कब देना चाहिए, ये क्रॉप पे डिपेंड करता है। तो मोस्टली वीट के लिए कितना 6 इरिगेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें जो क्रिटिकल स्टेज 6 होते हैं, ठीक है। तो इरिगेशन किस तरीके से देना है, कब देना है, कैसे देने हैं, इसका जानकारी हम जो इरिगेशन के अंतर्गत हम लिखेंगे। इसके बाद डिजीज एंड पेस्ट कंट्रोल, उसमें कौन सा डिजीज लग रहा है, इसके बाद कौन सा इंसेक्ट लग रहा है, उसका कंट्रोल कैसे करेंगे, इसके बारे में भी लिखना होगा। इसके बाद डिजीज एंड पेस्ट के बाद फिर जो है हार्वेस्टिंग करेंगे। तो उसका हार्वेस्टिंग करेंगे तो उसमें लिख सकते हैं कि हार्वेस्टिंग में कि कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे जिससे हमें लगेगा कि हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया उस क्रॉप का, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग करेंगे। इसके बाद जो है हार्वेस्टिंग में भी ध्यान देंगे कि मॉइस्चर कंटेंट कितना है उस जो है सीड में या ग्रेन में कितना है। इसके बाद जो है थ्रेसिंग करेंगे हार्वेस्टिंग के बाद, फिर विनोइंग करेंगे। इसके बाद यील्ड के बारे में आप फाइनली लिखेंगे। इसके बाद स्टोरेज के बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा क्रॉप कल्टीवेशन हो गया। एक चीज़ और है कि आप जो फर्टिलाइजर कर देंगे, इसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट लिखे नहीं है। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए आप जो है वीड कंट्रोल के बाद न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का भी आप लिख सकते हैं। तो वीड में क्या है कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, सबसे पहले न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है हमें फील्ड प्रिपरेशन के बाद, जब हम सोइंग करते हैं उस समय बेसल डोज के रूप में हम बेसल एप्लीकेशन के रूप में देते हैं। तो सोइंग के टाइम ही आप जो है फर्टिलाइजर दे सकते हैं। इसके बाद अगर यूरिया है तो यूरिया जो हम कई टुकड़ों में देते हैं, स्प्लिट करके अलग अलग भागों में देते हैं, तो उसको अलग से जो आप लिख सकते हैं फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के रूप में, ठीक है। तो ये पूरा जो है क्रॉप कल्टीवेशन का है कि कैसे करते हैं। और जब भी आप अगर क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए कि उस क्रॉप में हमें कब क्या करना है। ये पहले से पता रहेगा तो आप टाइम से उसको कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जब भी ऑब्जर्वेशन लें तो फोटो वगैरह ज़रूरी है। जितनी प्रैक्टिसेस करनी है उन सभी में जो है आप फोटो वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। तो BSc के लिए ये जो है टैगिंग कैसे लगाते हैं, बोर्ड कैसे लगाते हैं, उसके बारे में बताया। बाकी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में हमें क्या क्या किन किन बातों का ध्यान देना है ये मैंने बताया है, ठीक है। बाकी जो समझ में नहीं आया वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी और कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिए और ध्यान दीजिएगा
कि बोर्ड अभी जो है बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी कि टाइपिंग कैसे करना है, तो इसके बारे में मैंने बता दिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।